हम लोग बात कर रहे थे सेल्फ एनर्जी की, थोड़ी बहुत किए थे बीच में, फिर डाइपोल पढ़ा दिया आपको। पोटेंशियल एनर्जी से हम शुरू से डील करते आ रहे हैं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? बेसिकली कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जाए वो उस कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसको कि हम 100% फिर वापस ले लेते हैं। वहाँ पे एनर्जी की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती है, तो शुरू से बताते आ रहे हैं। फिर सेल्फ एनर्जी एक टर्म आया था विच वाज टू एम्फसाइज दैट पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। या फिर ऐसे भी बोल सकते थे सेल्फ एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम। ठीक है, जिसमें हॉलो स्फीयर के लिए क्या था KQ²/2R और सॉलिड स्फीयर के लिए था 3/5 KQ²/R। यहाँ पे दो हॉलो स्फीयर है, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर है। कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, और इस कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर में एक का रेडियस 2R है, उस पे चार्ज 2Q है, सॉरी R है, उस पे चार्ज 2Q है, और दूसरे पे चार्ज -6Q है और रेडियस 2R है। ये दिए थे बनाने के लिए, है ना। तो बोले थे कि बताओ इसका सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो अब ये देखो, सबसे पहली बात तो आप ये सोचो कि दोनों स्फीयर को अलग अलग बनाते तो कितनी एनर्जी खर्च होती। याद आ रहा है? चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज वाला स्फीयर हो, दोनों के लिए सेल्फ एनर्जी पॉजिटिव आया था, क्योंकि दोनों को बनाने में एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू पुट एफर्ट। तो अगर इसका सेल्फ एनर्जी लिखें हम, ठीक है, तो पहले तो लिखना पड़ेगा K 2Q²/R पहला टर्म, प्लस सॉरी 1/2R होता ना, K -6Q²/2 इंटू इसका रेडियस क्या है 2R। बच्चे जनरली यहीं तक लिख के छोड़ देते, ठीक है। और ये है गड़बड़ क्या है, तो ध्यान से देखो, आप याद करो कि हमको जब R रेडियस का एक सेल बना रहे होते थे तो उसके आसपास कोई और चार्ज नहीं होता था। हम मान के चलते थे कि यूनिवर्स में वही एकमात्र सिस्टम है, याद करो, है ना। बट यहां पे अगर आप दोनों में से कोई स्फीयर एक बार बनाते हो तो दूसरा स्फीयर उसके प्रेजेंस में बन रहा होगा, ठीक है। तो आपको उसके अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। या दूसरा तरीका यह कि आप सोच सकते हो कि दोनों को अलग अलग बनाए और फिर एक साथ लाके रख दिए, तो अलग अलग बनाने की एनर्जी तो ठीक है, एकदम मस्त, लेकिन आप उसको जब एक साथ रखते हो तो उसमें भी आपको एफर्ट डालना होगा, आपको कुछ काम करना होगा। डिपेंडिंग अपॉन चार्ज, अगर सेम नेचर का तो वो नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्ट कर रहा होगा तो आपका वर्क नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो रिपेल कर रहा होगा तो यू हैव टू पुट एफर्ट, आपका वर्क पॉजिटिव होगा, वो अलग बात है कि नहीं। तो परेशान क्यों है, दुखी क्यों है, कोई दिक्कत, सवाल नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, कुछ नहीं बन रहा, तो परेशान लग रहा है, ठीक है ना। चल, यहां तक में कोई दिक्कत। दैट मीन्स अब आप बोलोगे कि सर वो वाला एनर्जी, उसको जनरली हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? है वो भी पोटेंशियल एनर्जी, इंटरेक्शन एनर्जी बोलते हैं, मतलब इसके कारण इस जो एनर्जी है, दोनों का जो इंटरेक्शन का एनर्जी, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, वो कैसे निकालना, वो भी आसान है। अगर मान लो ये स्फीयर हमने पहले बना लिया तो इसके कारण यहां 2R दूरी पे हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, आप ही बताओ। KQ/2R। अच्छा हाँ, 2Q है ना चार्ज, सॉरी, K2Q/2R, सिंपल सा। अरे एक स्फीयर है, उसके कारण बाहर किसी भी जगह पर पोटेंशियल होता है KQ/X, होता है, इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज फॉर एक्सटर्नल वर्ल्ड। और यहां पे हम 6Q चार्ज को रख दिए, -6Q चार्ज को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय -6Q। अब सॉल्व करो, अब जो आपको मिलेगा
दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी या सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर सिर्फ वो दोनों लिखते तो गड़बड़ था, एक टर्म मिस हो रहा था विच इज कॉल्ड इंटरेक्शन एनर्जी। और आपको भी सोचना चाहिए ना, वो तो ऐसे हो गया कि दोनों को अलग अलग बना के छोड़ दिए। हाँ, दोनों को यूनिवर्स में बहुत दूर दूर फार अवे बनाते, एक वहां इन्फिनिटी पे, एक उधर बहुत दूर, है ना, तो हम बोलते कि उस सिस्टम की एनर्जी बस वो होगा, क्योंकि बहुत दूर है तो इंटरेक्ट नहीं कर रहे होंगे, यही मान के चल सकते हैं, मतलब उसका इफेक्ट उस पर नहीं होगा ऑलमोस्ट। लेकिन जब एक साथ साथ बना रहे हो तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है कि नहीं? पक्का। दूसरा मेथड जो और जिससे और किया जा सकता है, और देखना सेम आंसर आना चाहिए। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो यहां से डी यू निकाल सकते हो, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीवी। इंटीग्रेट करोगे, देखो कहां कहां फील्ड प्रेजेंट है, यहां और यहां, यानी 0 से r। लेकिन ध्यान से देखना एक चीज, यहां से यहां फील्ड का फॉर्मूला अलग होगा, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक फील्ड का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अब आप बोलोगे कैसे? तो यहां इसके कारण अंदर में कोई भी फील्ड नहीं होगा, अंदर में जो भी फील्ड होगा इस छोटे वाले स्फीयर के कारण होगा, तो अंदर में फील्ड होगा k2q बाय एक्स स्क्वायर, एक्स दूरी पे यहां से। अरे समझ में आया? और बाहर में फील्ड दोनों के कारण होगा, ठीक है? तो बाहर वाले दुनिया के लिए दोनों बिहेव करेगा पॉइंट चार्ज की तरह, तो वो क्या हो जाएगा, k माइनस 4q बाय एक्स स्क्वायर होगा। तो इसको इंटीग्रेट करने का सबसे बेस्ट, सॉरी ये इंफिनिटी है ना, तो इसको दो पार्ट में तोड़ना होगा। अच्छा, यहां से यहां फील्ड कितना होगा? 0, है ना? तो जो इंटीग्रेशन करोगे वो पहला टर्म होगा r से 2r, ठीक है, और एक टर्म होगा 2r से इंफिनिटी, ठीक है? एक में E1 चलेगा, एक में E2 चलेगा, ठीक? सॉल्व करके देखना, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। अभी करके बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करोगे उसके लिए हिंट हम दे देते हैं, यहां से कहीं x दूरी पे जाके एक वॉल्यूम मान लेना, अरे है ना, तो वो वॉल्यूम कितना बड़ा हो जाएगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर dx, है ना? और वहां पे फील्ड कितना होगा, तो अगर यहां पे माने हैं तो अंदर में फील्ड हो जाएगा E1, यहां से x दूरी पे फील्ड क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ? एक्स स्क्वायर, और बाहर के एक्स स्क्वायर, और ये वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेट करोगे, एक में आपका हो जाएगा r टू 2r, और एक में हो जाएगा 2r टू इन्फिनिटी। करो अभी, और दोनों का आंसर हमको सेम चाहिए। अरे कॉन्फिडेंस आएगा, इससे नहीं करोगे, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है। अब जो कैलकुलेशन बचा वो फिजिक्स का पार्ट है क्या? वो तो आपको आना चाहिए, ठीक है? वो आपको आना चाहिए, फिजिक्स यहीं खत्म हो गई। और ये कैलकुलेशन आपके सिलेबस का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि सिलेबस से बाहर की चीज हम आपसे करवा रहे हैं। तो कैलकुलेशन, अगर आपको लोग को लगता है ना कि मेरा कैलकुलेशन स्लो है फिजिक्स में, तो एक तरीका बताएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ किसी भी चैप्टर का, ठीक है? 42 ईयर वाला बुक है, या आपने सीट में PYQ है प्रीवियस ईयर, उसका सॉल्यूशन है, उसमें देखो कहाँ तक फिजिक्स का इक्वेशन लिखा हुआ, काइनेटिक एनर्जी कहाँ तक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन, या कुछ भी जो भी फिजिक्स का लॉ। उसके बाद लास्ट का 3-4 स्टेप सिर्फ क्या होता, मैथ्स होता। ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन होगा, समेशन होगा, इक्वेशन होगा, उसको करना, क्वेश्चन आपको नहीं करना। किताब खोले और जैसे मैथ्स करते हैं ना, अच्छा ये 4 स्टेप हमको करना,
वो आपके सिलेबस का हिस्सा है और उससे प्रैक्टिस हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, मैथ्स वाला पार्ट हम कर सकते हैं। अरे फिजिक्स वाला टीचर का मेन काम क्या है? सवाल नहीं समझ में आ रहा वो बताना कि सवाल क्या कहना चाह रहा है, और दूसरा इसमें क्या फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। मेरा काम खत्म। उसके बाद जो काम है जोड़ घटाव गुना भाग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वो आपका काम होता है, दैट इज नॉट माय वर्क। ठीक है, शुरू में एक बार हम सिखा देंगे, वो सिखा चुके हैं। बार बार अगर आप कर रहे हो, आप स्लो, आपको डर लगता है करने में, तो वही करना, 42 ईयर वाला बुक उठाना। अरे अरिहंत वाला देखे हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता हो तो बोले सबको रखने के लिए। उसमें नीचे का जो 3-4 स्टेप है देखना, कैलकुलेशन ही रहता है, सब उठा के देखना सारा चैप्टर का, है ना। वो करो खुद से एकदम स्पीड में, उसमें टाइम भी नहीं देना, क्योंकि आपको इक्वेशन लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ उसको सॉल्व करना है ना। आपको इंटीग्रेशन करके लिखा हुआ होगा, आप इंटीग्रेशन सॉल्व करना, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम फिजिक्स वाला मैथ्स भी कर सकते हैं। अरे फिजिक्स वाला मैथ्स तो मैथ्स वाले मैथ्स से बहुत हल्का होता है। तो ये फिजिक्स वाला मैथ और मैथ वाला मैथ क्या, ठीक है। तो नहीं, अभी तो घर चलेगा। हाँ चलो, आप लोग से सॉल्व तो होगा नहीं, चाहे देखो वॉल्यूम का फंक्शन सब जगह सेम आएगा, है ना। स्फेरिकल वॉल्यूम ही लोगे ना, तो अंदर में फील्ड कितना आएगा, k2q/x² हाफ E0 ε0 k2q/x² का होल स्क्वायर, फील्ड का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम 4πx² dx, लिमिट r टू 2r। और बाहर वाले के लिए हाफ ε0 k 4q/x²। बोलोगे सर यहाँ तो -4 है, अब स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, 4πx² dx, अरे होगा, और लिमिट 2r से इंफिनिटी। चलो तो देखो हाफ ε0 कांस्टेंट वाला सारा टर्म बाहर खींच लें, हाफ ε0 और ऊपर में 4π भी है, हाफ ε0 4π, तो ये हो जाएगा 1/k। हाफ ε0 4π को अगर बाहर लोगे तो वो क्या हो जाएगा, अरे हाफ ε0 4π, तो ये क्या हो जाएगा 1/k, और सब में से k² बाहर आएगा, और कुछ कांस्टेंट है नहीं है, नहीं है ना। अरे हाँ ना बोलते जाओ, ठीक है। चलो इसको इंटीग्रेट करो, 2q/x² dx का, अच्छा ये x² से हो जाएगा x पे पावर 4, और ये क्या बचेगा 4q², है ना। तो ये बचेगा इंटीग्रेशन r टू 2r, 4q² x पे पावर 4 और यहाँ x² dx प्लस, इसको बताओ, ये हो जाएगा 16q² dx फ्रॉम 2r टू इंफिनिटी। यहां तक में कोई परेशानी है तो बता दो, ठीक है। इधर वाला टर्म बचेगा हाफ k, यानी k/2, ब्रैकेट के अंदर चलो 4q², तो कांस्टेंट टर्म है, इसको बाहर रख लो, 4q², और 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x, अरे -1/x होगा, तो लिमिट पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो उल्टा हो जाएगा, 1/-1/2r, यही होगा ना। अरे होगा, उसी तरह प्लस 16q², और यहाँ आ जाएगा 1/2r,
ठीक है, तो k/2 ये हो जाएगा 2r, तो यहाँ कितना बचेगा 1/2r बचेगा, यानी 2q² r, और यहाँ कितना बचेगा 8q² 2r r, तो ये हो जाएगा 8 2 10 q² r, तो बचेगा 5 q² r। सेम आंसर आया कि अलग आ गया? सेम आया ना? आना भी चाहिए था, आना भी चाहिए था। तो देखो फिजिक्स तो भाई यहाँ ख़त्म हो गया, इसके बाद वाला पार्ट एक बार नहीं 1000 बार कर चुके, तो इस पर प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। एक तरीका हम बताएं, बाकी आपके दिमाग में और कोई तरीका है तो ठीक है ना। नोटबुक में जो सवाल किया हुआ उसी का नीचे का स्टेप घर में किया करो। ढेर सारा इक्वेशन न्यूटन्स लॉ वगैरह में 4 इक्वेशन सॉल्व किए हैं, वो सब जाके कम से कम घर पे कर लिया करो, है ना। तो सर वो बना हुआ रहता तो मन करता देख के देख ले, है ना, तो फ़ायदा तो कुछ होता नहीं। सर असल में बात है ना, सच्चाई है कि पढ़ने में मन नहीं लगता। सर बात कीजिए ख़त्म, आप पढ़ाइए काम ख़त्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम ध्यान दे दीजिए। सब इम्पोर्टेंट ही है, बट मनीष बोल दिया मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चल, कंडक्टर्स, ठीक है, कंडक्टर्स या मेटल्स। बेसिकली हम लोग कंडक्टर्स जो होते हैं ना, आयनिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़े हो थोड़ा बहुत? अरे वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है, बट हम लोग को बेसिकली सॉलिड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, मेटल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। तो क्या होता है मेटल केमिस्ट्री के हिसाब से? अच्छा, मेटल देखो, केमिस्ट्री का जो मेन फंडा है ना, केमिस्ट्री का जो मेन फंडा है ना, हर कोई ये स्टेट एक्वायर करना चाहता है। अरे हर कोई यही स्टेट, निर्वाणा, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है ना। जिसको ये मिल गया वो मस्त है ना। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन इसको बोलते हैं, है ना। H2P6 यही होता है ना, पता नहीं, हमको एग्जैक्ट याद नहीं। चलो, तो ये निर्वाणा, जिसको ये मिल गया वो मस्त है, केमिस्ट्री की कहानी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब आपको भी लगता है हाँ सर बात तो यही है कि नहीं? केमिस्ट्री बेसिकली मोक्ष की कहानी है ना। जिसको H2P6 मिल गया वो मोक्ष प्राप्त कर लिया, निर्वाणा मिल गया उसको, ठीक है। निर्वाणा नहीं बोलना चाहिए, निर्वाण बोलना चाहिए। निर्वाणा तो मतलब वो इंग्लिश में ये एक्स्ट्रा आ जाता है तो लोग, है ना, योग से योगा बना दिए। तो निर्वाण की अवस्था, निर्वाण मतलब ना सुख से वो बहुत खुश हो जाता है, ना दुख से बहुत दुखी हो जाता है ना। जिसको बोलते हैं ना मोह माया से ऊपर उठ गया, ठीक है, क्योंकि वो ज़िंदगी की हर सच्चाई को समझ चुका है। निर्वाण उसी को बोलते हैं। निर्वाण का लिटरल मीनिंग यही है कि ठीक है, कोई बहुत प्यारा था चला गया, है ना, थोड़ा सा दुख होगा बट ठीक। कोई आपके ज़िंदगी में बहुत खुशी की बात हो गई, ठीक है, थोड़ी देर खुश हो लिए 5 मिनट बस, उसके बाद बिल्कुल शांत, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द स्टेट ऑफ निर्वाणा, है ना, निर्वाण की अवस्था, मोक्ष। अरे आप कभी देखो, आप एक आदमी ज़िंदगी में क्यों परेशान है? दुख से परेशान होता है ना, और जैसे ही थोड़ी सी खुशी मिलती है तो उद्वेलित हो जाता है ना, पागल होने लगता। उसको पता नहीं चलता कि कितने टाइम तक रहेगी, बट वो तो सोचता आप ज़िंदगी भर हम कैसे रहेंगे, खुश रहेंगे। तो बड़े लोग कहते हैं, बाबा लोग कहते हैं, जो सच्चे वाले वो नहीं, जो सच में है वो बोलते हैं कि ऐसी अवस्था सब कोई प्राप्त करना चाहता है ज़िंदगी में
जहां ना तो वो दुख से दुखी हो और ना खुशी हो। जब वो स्टेट आप प्राप्त कर लोगे ना तो आपको दुनिया में कुछ नहीं चाहिए होगा, आपका मन शांत हो जाता है। आई हैव नेवर अचीव दैट स्टेट, बट सम टाइम आपको भी कभी कभी फील आता है वो वाला, है ना, ऐसा मोह माया है कि नहीं, जब आपका ब्रेकअप हो जाता। ठीक है, आप लोग की उम्र में यही होता, ठीक है, या पढ़ाई का बोझ जब बहुत ज़्यादा हो जाता, ठीक है, तो आप बोलते अरे ये सब मोह माया है, हाँ छोड़ के चलो, है ना, हिमालय पे चलते। तो वो क्षणिक है, वो क्या है, क्षणिक है। लेकिन निर्वाण का मतलब होता है कि बस सब स्टेडी स्टेट में आ गया, है ना। तो केमिस्ट्री की कहानी भी H2P6 जो अटेन अचीव कर लिया वो मस्त है ना, उसको ना सुख है ना दुख है ना, वो किसी से रिएक्शन नहीं करने वाला। मेटल का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको याद होगा तो वो कुछ ऐसा होता है, लास्ट में S1 होता है या S2 या कभी कभार S3 भी हो सकता है। चलो जगे हुए, ठीक है, S1 S2 है ना। देखो वो हंस रहा है, वो बोला क्या हो S3 हो जाएगा तो क्या दिक्कत, S3 हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, हाँ चलो चलो, आप लोग भी थोड़े थोड़े जगते हो कभी कभी, क्या, अच्छा, तो S1 S2 होता है किसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटल्स का। तो वो इसको छोड़ना चाहेगा, है ना, तभी तो निर्वाणा की अवस्था उसको मिलेगी। तो होता क्या है मेटल्स में, मेटल का जो लैटिस होता है ना, लैटिस जो मान लो एक मेटल का ब्लॉक, इसमें क्या होता है, जो इसके पॉजिटिव आयंस होते हैं वो अपने जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है, फिक्स तो नहीं होते, लिटरली थोड़ा वाइब्रेट कर रहे हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है। और इसका आउटर मोस्ट सेल का जो एक या दो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पूरे उस लैटिस में भाग रहा होता, दौड़ रहा होता, पागलों की तरह रैंडम मोशन कर रहा हो, है ना। मतलब ये लैटिस में पॉजिटिव चार्ज है जो फिक्स है अपनी जगह पे, फिक्स मतलब एकदम एग्जैक्ट फिक्स नहीं होता, मतलब ये अपना जगह नहीं बदल है, मीन पोजीशन सेम है, ठीक है। और इनके आउटर मोस्ट सेल के जो एक दो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, है ना, वो इनके साथ अटैच्ड नहीं है, ऐसे पूरे में बना लेना, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, वो बिल्कुल पागलों की तरह रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मेटल्स, पर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते है ना। जैसे सोडियम में एक होता है ना, कॉपर में दो होता है कि नहीं। तो पर एटम एक या दो इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। तो अब छोटा सा भी ब्लॉक ले लो 10 ग्राम 25 ग्राम, उसको कभी कैलकुलेट करके देखना मोल कॉन्सेप्ट से कि उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के पास। मेटल के पास प्रैक्टिकली इनफाइनाइट नंबर मतलब ह्यूज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन का सप्लाई होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आता है, अबे उन्हीं एटम से, कहीं बाहर से नहीं आ गया घूमने के लिए, ठीक है। उसी मेटल के जो एटम हैं उन्होंने अपने आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा फ्री छोड़ रखा होता है ना, तो उस लैटिस में वो रैंडम मोशन कर रहे होते, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी की कहानी भी देखना यहीं से शुरू होगी, बिल्कुल यहीं से एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो रैंडम मोशन कर रहा होता तो डायरेक्शन कब बदलता है, जब वो फिक्स लैटिस से टकराता है तो डायरेक्शन बदलता है। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन टकराता तो भी डायरेक्शन बदलता होगा, बट वो डायरेक्शन बदलना सिग्निफिकेंट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में बोलेंगे, अभी उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते। अच्छा, ये इसका रफ्तार क्या होता है लगभग, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन भाग रहे होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लगभग इनका रफ्तार क्या होता है, तो ये लगभग 10⁵ के ऑर्डर का होता है, ठीक है। कितना तगड़ा स्पीड है, ठीक है।
तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और हम पढ़े हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, तो इसका मतलब इसमें करंट भी है? बिल्कुल नहीं। जब तक ये किसी एक्सटर्नल सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, पावर सोर्स से, इसमें करंट नहीं हो सकता। तो आप बोलोगे सर ये जो दौड़ है इसके कारण करंट नहीं है, तो कहीं भी क्रॉस सेक्शन लोगे ना एक छोटा सा, कहीं पे भी, तो मान लो 1 सेकंड में 20,000 इलेक्ट्रॉन इसको इधर से क्रॉस करेगा, तो 1 सेकंड में 20,000 इलेक्ट्रॉन इधर से भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है? तो देयर विल बी नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज, हेंस देयर विल बी नो करंट। अरे मान लो अगर मेटल रखा हुआ और अपने आप इसमें करंट फ्लो होने लगा, तो करंट फ्लो होने का मतलब ये इक्वेशन पढ़े हो? अबे आई स्क्वायर आर, हीट जनरेटेड, अरे टाइम के साथ पढ़े हो ना? ये क्या होता है? हीट जनरेटेड। अब अगर अपने आप इसमें करंट फ्लो कर रहा है तो हीट भी जनरेट होगा, क्यों? रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा मेटल का, तो अपने आप समय के साथ इसमें हीट जनरेट होता रहेगा। और आपने ये हीट आ कहां से रहा? आपने तो कोई पावर सोर्स जोड़ा ही नहीं, अरे ना बैटरी लगाए हो, ना कैपेसिटर लगाए हो, ना एसी डीसी से जोड़े हो, तो ये लॉ ऑफ वायलेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पॉसिबल ही नहीं है ये, कुछ नहीं समझ में आ रहा। अबे अगर आप बोलते हो कि नहीं सर हम तो मानते करंट होगा, होता, तो मेथड ऑफ निगेशन, ठीक है मान ले करंट है, अगर करंट है तो हीट जनरेट होगा। अब बिना एनर्जी दिए हुए एनर्जी आ कहां से रहा? समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? तो ये रैंडम मोशन करता है, लेकिन इसके कारण नेट करंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि कहीं से भी एक क्रॉस सेक्शन ले लो, करंट का क्या डेफिनेशन है? टोटल चार्ज पासिंग थ्रू ए क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम। तो कोई भी क्रॉस सेक्शन लोगे ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा उतना इधर से भी कर जाएगा ऑन एवरेज, ठीक है? तो करंट क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसे नहीं होता है कि मेटल का ब्लॉक रख दिया उसमें करंट फ्लो करने लगे। समझ में आया? अरे समझ में आया? क्योंकि ये रैंडम मोशन होता है। कैसा मोशन होता है? रैंडम मोशन, ठीक? चलो आगे बात करते हैं। तो एक चीज किताबों में भी ज्यादातर जगह पे लिखा होता है, ठीक है? किताबों में भी ज्यादा जगहों पे लिखा होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ बातें छुपी होती हैं, और ज्यादातर लोग उसको पढ़ाने में उस पर ज्यादा इंफेसिस देते ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक हम लोग ईएमआई पे पहुंचेंगे तब तक इसको कहां से इलेक्ट्रोस्टैट याद रहने वाला है कि नहीं? इसलिए ज्यादा दम लगाते भी नहीं है, क्योंकि ईएमआई में आएंगे तो कौन सा इसको इलेक्ट्रोस्टैट याद रहे, है कि नहीं? ईएमआई तो छोड़, करंट में जब आएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैट गोल हो चुका हो, तो इसलिए ज़्यादा कुछ सिखाते नहीं। तो एक टर्म लिखा होता है बार बार, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। ध्यान से सुनना, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero। इनसाइड ए कंडक्टर का मतलब हुआ कि जहां पे कंडक्टर का मटेरियल है ना, जहां पे कंडक्टिंग मटेरियल प्रेजेंट है, मतलब कोई खोखला पार्ट है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो अभी हम सॉलिड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, है ना, इसमें कोई कैविटी वैविटी नहीं। तो ये टर्म लिख देता, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर विल ऑलवेज बी जीरो, या इज ऑलवेज जीरो। बोल देता हाँ सर ठीक है मस्त, मतलब हम जो कंडक्टर पढ़ेंगे उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा। और जैसे ही अगला चैप्टर आता है, इसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगता है और इसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता है ना, तो बोलता सर वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन था, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। आप क्या पढ़ रहे हैं?
करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट आ गया सर, है कि नहीं? अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, कोई फील्ड नहीं होगा और करंट में फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा उल जलूल एक्सप्लेनेशन मिलता। तो वर्मा जी बड़ा ढूंढ ढूंढ के सवाल करते हैं कुछ चैप्टर में, इनका जो क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर है बड़ा खतरनाक है। उसी में से एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, उसमें से जो क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर का छठा क्वेश्चन है, उसमें से आपका एक दोस्त बोलता है वन ऑफ योर फ्रेंड्स आर्ग्यूज दैट ही हैज़ रेड इन द प्रीवियस चैप्टर, उसने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कंडक्टर में, देयर कैन बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है, एंड हेंस देयर कैन बी नो करंट इन अ कंडक्टर, ठीक है। व्हाट इज द फॉलेसी इन हिज आर्गुमेंट, उसके आर्गुमेंट में मिस्टेक कहाँ है, ठीक है। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अगर आइसोलेटेड कंडक्टर है ना, तो उसमें फील्ड जीरो होगा, फिर ये घटिया चीज कुछ रटोगे तो फिर उड़ा देंगे हम 1 मिनट में, तो पता है आपको, है ना, हमको कोर ऑफ द कंसेप्ट में जाना है। अच्छा, अभी जो चीज़ पढ़ाने जाने वाले हैं थोड़ा सा हैवी होने वाला, थोड़ा सा उसका 70-75% भी समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है, पक्का। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो को हम भी बोलेंगे आगे से, हो सकता है कल से हम भी यही बात बोले, लेकिन इसके पीछे मेन क्रक्स क्या है, मेन मोटिव ऑफ द मैटर क्या है, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि फिर वही सवाल अगले चैप्टर में हम पूछेंगे कि भाई पिछले चैप्टर में तो बोले कि कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है ना, रट लियो। और अगले चैप्टर में कंडक्टर में आ जाएगा फील्ड और फील्ड के बाद आएगा करंट, तो फिर हम पूछेंगे कि भाई यहां फील्ड कैसे आ गया। तो एक जो इसका बाहियात जवाब है, बोलते हैं कि सर कंडक्टर जो होता है ना, समझे सर, आइसोलेटेड होता है तो उसमें फील्ड जीरो होता है, ठीक है। तो यहां भी गड़बड़ सरबर मत करो, ये भी सही जवाब नहीं, ठीक है। हम आपको समझाते हैं, मान लो आप मानते हो कि एक कंडक्टर है, ठीक है, ऐसे ठीक, और इसमें कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम जिससे इसको प्रूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ निगेशन। 9th-10th में पढ़े होगे थोड़ा बहुत, है ना, नहीं पढ़े हो, कंट्राडिक्शन मेथड या मेथड ऑफ निगेशन। इसमें क्या होता है, इसमें मान लेते हैं कि मनीष एक इंटेलिजेंट लड़का है ना, हम मान लेते हैं कि मनीष एक इंटेलिजेंट लड़का है। अब वो इंटेलिजेंट लड़का है तो एक पर्टिकुलर सवाल उसको देंगे रोटेशन का जबरदस्त, वो सॉल्व कर लेगा, मनीष के सामने देते हैं, है ना, मनीष को हवा भी नहीं लगता, ठीक है। तो यहां से ये प्रूफ हो जाता है कि चूंकि मनीष रोटेशन का ये सिंपल सा सवाल सॉल्व नहीं कर पाया तो मनीष इंटेलिजेंट नहीं है। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ निगेशन या मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। ये तो सिंपल सा फंडा है ना। अरे जैसे आप बोल देंगे कि ये राधे श्याम बड़ा पहलवान है, ठीक है, और इसको आयुष से लड़वा देंगे, आयुष क्या इसको लड़वा दिया उससे, केशव से, केशव इसको मान लो पटक दिया, हैंस प्रूव्ड राधे श्याम इज नॉट अ बिग पहलवान। समझ में आया? दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ निगेशन और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि चलो एक कंडक्टर है, ठीक है, और यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर से डाल देते हैं, ठीक है, बाहर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई किए हैं और हम बोलते हैं कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो अब इलेक्ट्रॉन्स का मोशन रैंडम नहीं होगा,
अब इस पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगना शुरू होगा, या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण फोर्स लगना शुरू होगा। क्यों? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज रखते हो तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। किसके कारण? नहीं नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल फील्ड में भी रख दिए इसको, तब भी इसके अंदर नेट फील्ड जीरो होना होता है, ये रियलिटी होती है। लेकिन हम अभी पहले मान लेते हैं कि नहीं, फील्ड जीरो नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर फील्ड जीरो नहीं है। ठीक है सर, अच्छी बात है, फील्ड जीरो नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा इधर, अरे लगेगा। और इलेक्ट्रॉन का मोशन अब रैंडम नहीं रहेगा, वो बायस्ड हो जाएगा इस साइड मूव करने के लिए, मतलब इसमें एक करंट आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर बायस्ड हो गया इस साइड मूव करने के लिए तो इसमें एक करंट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा? बायस्ड हो जाएगा, करंट आ जाएगा, और करंट आएगा तो हीट जनरेट होगा I स्क्वायर RT। अगेन वी हैव नो कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ पावर। कोई कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ पावर है क्या? नहीं है। और हीट कैसे जनरेट हो रहा? यहां पे सबसे बेसिक, सबसे फंडामेंटल लॉ वायलेट हो रहा, कौन सा? एनर्जी कंजर्वेशन। अरे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके पास कोई पावर सोर्स है ही नहीं, और ये हीट जनरेट कर रहा, मतलब एनर्जी जनरेट कर रहा। अरे एनर्जी का सिर्फ कन्वर्जन हो सकता है ना, या ट्रांसफर कर सकते हो। दैट मीन्स कि अगर ये कंडक्टर किसी भी एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो जो इसके फ्री चार्ज है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं, उन पे नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? जीरो। मेन फंडा ये है, उन पे नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर उन पे नेट फोर्स होगा तो उनका मोशन बायस्ड होगा, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, और अगर बायस्ड मोशन होगा तो करंट हो जाएगा, और अगर करंट आ गया तो हीट जनरेट होगा। दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट होगा। मतलब विदाउट कनेक्टिंग इट टू अ पावर सोर्स। पावर सोर्स क्या हो सकता है? बैटरी हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है ना। कभी भी इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो ही नहीं सकता। उससे भी बेहतर होगा ये बोलना कि कभी भी इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स नहीं लग सकता। अब आप बोलोगे कि अच्छा इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो रहेगा, तो उसको भी हम बर्बाद कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक फंडा ये है कि अगर एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है, एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स नहीं लगना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? फिर करंट होगा, करंट होगा तो हीट होगा, हीट होगा तो अब जैसे ही रुडोव का एक सवाल है। हाँ सर, यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल फील्ड क्यों नहीं, अभी तो हम लोग ये प्रूफ कर रहे हैं ना, उसके अंदर में जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके कारण फील्ड नहीं होगा। उसके अंदर में हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में फील्ड नहीं हो सकता। चलो एक्सटर्नल फील्ड हटा दो, इसके अंदर जो चार्ज, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड हटा दो, हाँ, तो इसके अंदर जो चार्ज, अंदर जो चार्ज है उसके कारण फील्ड होगा, उसके कारण फोर्स लगेगा। तो भी तो वही बात, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन। तो चार्ज है तो सर फील्ड तो होगा ही ना, एक बात है, चार्ज है तो फील्ड तो होगा ही ना। हाँ ठीक है, नेट फील्ड नहीं हो सकता, ठीक है, इसके पता चला कि नेट फील्ड नहीं होगा, वही तो हम बता रहे इतना देर से, सो गया था क्या? हीट नहीं है इसके, अगर फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन पे नेट फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स होगा तब उनका मोशन रैंडम नहीं होगा, मोशन बायस्ड हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा। और चूंकि ये किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हेंस प्रूव्ड कि ये पॉसिबल नहीं। हम कहाँ बोल रहे फील्ड नहीं हो सकता? ये बाहर वाला फील्ड लगाओगे तो थोड़ा इसका इफेक्ट अंदर नहीं होगा, बिल्कुल होगा।
लेकिन ये अपने चार्ज को ऐसे अरेंज कर लेगा कि उस फील्ड को कैंसिल आउट कर दे। अभी वहां पहुंच रहे हैं, अभी बस ये प्रूफ किए हैं कि एक कंडक्टर जो एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, उसके चार्जेस पे कभी भी नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। मेन फंडा ये है, समझ में आया? अब जैसे यूरोडोप का एक सवाल है, आप बोलते हो कि सर हमेशा फील्ड अंदर जीरो ही होगा क्या? एक सवाल है जिसमें कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है और उसमें फील्ड भी है और कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा, बताओ क्यों? जैसे सवाल ही बता देते हैं, उसका थोड़ा सा एक डिफिकल्ट वर्जन यूरोडोप में। जैसे एक सवाल है, ये एक मान लो मेटल का बार रॉड है, ठीक है, इसका मास m है, इस पे F फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? इसके दोनों एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? ठीक है, तो जब आप इसको ऐसे खींचोगे तो इस पे इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? अब ये हम अपनी मर्जी से नहीं दे रहे, यूरोडोप का सवाल, इसका एक अच्छा वर्जन जो है यूरोडोप में सवाल है। तो F/m से मूव करेगा, हम किसी इलेक्ट्रॉन के फ्रेम में चले जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स कुछ मूव करके यहाँ जमा होंगे, है ना, और यहाँ चार्ज छूट जाएगा, कौन सा? पॉजिटिव। तो इसके कारण अंदर में फील्ड जनरेट होगा, किधर? पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, ठीक है। तो किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लो, उस पे इस फील्ड के कारण फोर्स कितना लगेगा? ई और चूंकि ये मूव कर रहे हैं जिस फ्रेम में हम हैं, तो सूडो लगेगा इधर, कितना? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, हम बोलते हैं कि ये दोनों जीरो होना पड़ेगा, नेट फोर्स जीरो होना पड़ेगा। आप बोलोगे सर नहीं हुआ तो फिर यही कांड हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन बायस्ड हो जाएगा, है ना, तो करंट आ जाएगा, कोई भी पावर सोर्स से ये कनेक्टेड है नहीं तो पावर जनरेट कर नहीं सकता, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ए मस्ट बी इक्वल टू ई, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ई क्या है? तो ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये आपको पता है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको पता होता है। यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या आ जाएगा? MEA बाय, बोलो, स्मॉल ई, ए का वैल्यू यहां से पुट कर दोगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत छोटा आता है, 10⁻19 के -19 के ऑर्डर का आता है, ठीक है, बहुत छोटा फील्ड आता है। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, और कंडक्टर में है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये रट लेना कि कंडक्टर जो पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है उसमें फील्ड हमेशा जीरो होता है, ये भी गलत। अरे प्रूफ कर दिया ना, ये किसी पावर सोर्स से कनेक्टेड है लेकिन इसमें फील्ड है, नहीं। सुनो, इतना परेशान नहीं होना कब होगा कब नहीं होगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी एक आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड बोलने से बेहतर है कि एक कंडक्टर जो पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो उसके फ्री चार्जेस पे कभी भी नेट फोर्स नहीं हो सकता। ये फंडा याद रखना, हम बार बार यही बोल रहे हैं। अब वो नेट फोर्स जीरो कैसे होगा? तो हो सकता है यहां पे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होकर उस फोर्स को जीरो किया, है ना। अरे है कि नहीं है? इसमें फील्ड है कि नहीं है? है ना, बस उसको जीरो करना है। अगर वो पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है तो कभी भी फील्ड जनरेट नहीं होगा, ये रटना गलत बात है। सही बात क्या है? उसके फ्री चार्जेस पे नेट फोर्स नहीं होना चाहिए, उसके फ्री चार्जेस पे नेट फोर्स नहीं होना चाहिए। समझ में आया? क्योंकि नेट फोर्स होगा तो मोशन बायस्ड होगा, बायस्ड होगा तो करंट होगा, करंट होगा तो हीट होगा, जो कि पॉसिबल नहीं।
मेन फंडा ये है। इसका क्या मतलब, जैसे यहां पे देखो फील्ड है, फिर भी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है क्योंकि इसके चार्जेस पे नेट फोर्स 0 है। और ऐसा केस भी हो सकता है कि जैसे मान लो एक मेटल है, ठीक है, एक मेटल है, इसके सामने हम एक चार्ज रख दिए Q। अब ये Q तो खुद का फील्ड जनरेट करेगा ही, तो यहां कहीं चले जाओ। अच्छा क्या होगा, देखो इसमें से ये प्लस Q चार्ज है तो यहां कुछ निगेटिव चार्ज जमा हो जाएगा और यहां कुछ पॉजिटिव चार्ज जमा होगा। कैसे जमा होगा एग्जैक्टली वो कॉन्फ़िगरेशन आप बता नहीं सकते हो, बस सेपरेशन ऑफ चार्ज तो पढ़े हैं ना। और चूंकि ये मेटल है तो इसमें चार्जेस आराम से मूव कर सकते हैं। उसमें तो पोलराइजेशन होता था नॉन मेटल्स में, ठीक है, डाइपोल्स बन बन के इधर चार्ज शिफ्ट हो जाते थे। इसमें तो एग्जैक्टली आपके नेगेटिव चार्ज मूव कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो तो इस माइनस और प्लस के सेपरेशन के कारण इसका भी खुद का एक फील्ड होगा, होगा होगा। मतलब अगर इसका फील्ड कहीं लिखते हैं, यहां से r दूरी पर लिखते हैं, तो फील्ड क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर आर, ठीक है। और जो ये चार्ज आए हैं इनके कारण एक इंटरनल फील्ड जनरेट होगा, है ना। तो जो यहां पे होना पड़ेगा फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, क्योंकि ये किसी से एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो यहां पे होना पड़ेगा के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप प्लस फील्ड ड्यू टू इंटरनल चार्ज सेपरेशन के कारण जो है, दिस मस्ट बी 0। मतलब ये लोग मिलके, ये जो चार्जेज है ये मिलके यहां पे ऐसे फील्ड बना लेंगे। यहां पे इनके कारण फील्ड कैसा होगा, तो इसके कारण फील्ड ऐसा होगा, इसका फील्ड ऐसे है तो इन इंटरनल चार्जेस के कारण फील्ड ऐसे होगा। लेकिन हमेशा कंडक्टर में जो नेट फोर्स है फ्री चार्जेस पे वो कितना होना पड़ेगा, 0। अब उसको फील्ड से 0 करो कि दौड़ा के 0 करो, है ना, उसको फील्ड से 0 करो कि दौड़ा के 0 करो, समझ में, वो आप पे डिपेंड करता है। ये बात समझ में आ रही है। इसका मतलब अब हम बोल सकते हैं कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मेटल शुड बी 0 का मतलब हमको समझ में आ, है ना, कि अगर किसी मेटल को एक्सटर्नल फील्ड में भी रख दें तो भी मेटल के जो कोर है, जो जहां पे मटेरियल है, वहां पे कभी भी फील्ड जनरेट नहीं होगा। हाँ, अगर एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्टेड है तो वो अलग बात है, वो आगे की कहानी। लेकिन जब तक कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है तो नेट फील्ड 0 होना पड़ेगा। समझ में आया? 70, 75, 80% भी समझ में आया तो काम चले, कोई दिक्कत? मतलब अगर हम सिंपली एक एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड लगा दिए, ऑपरेट कर दिए, तो मेटल में चार्जेज ऐसे अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि वो एक्सटर्नल फील्ड प्लस उन चार्जेस के कारण जो फील्ड जनरेट हो रहा वो हमेशा एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। लेकिन किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में मेटल के मटेरियल वाले पार्ट में फील्ड नहीं हो सकता। समझ में आया? हाँ, बट द कंडीशन इज इट शुड नॉट बी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पावर सोर्स। अब बार बार ये चीज हम नहीं बोलेंगे कि एक्सटर्नल पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो है ही नहीं, इस चैप्टर में कनेक्टेड ही नहीं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। तो अगले बार से हम जब बोलें इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन तो आप तुरंत समझ आना कि फील्ड क्या है, नेट फील्ड क्या है मेटल में, 0। समझ में आया? तो लिखो इसको। अच्छा, मेथड ऑफ निगेशन से प्रूव भी कर दिए कि नेट फील्ड 0 होना पड़ेगा, है ना। तो यहां तक की सारी बातों को लिखो। एक बड़ा प्यारा सा सवाल पूछा कि सर अगर चार्ज को शिफ्ट कर देंगे, बाहर वाले चार्ज को, यानी एक्सटर्नल फील्ड बदल देंगे,
बाहर वाले चार्ज को शिफ्ट करने का मतलब एक्सटर्नल फील्ड को बदल देना। तो सर अगर बाहर वाले एक्सटर्नल फील्ड को बदल देंगे तो क्या अंदर वाला फील्ड भी बदलेगा? बिल्कुल बदलना पड़ेगा उसको। अंदर वाले चार्जेज ऐसे फिर से रीअरेंज हो जाएंगे कि नेट फील्ड जीरो हो। तो आप बोलोगे सर थोड़ा देर तो चार्ज मूव करेगा, तो सर थोड़ा देर तो करंट रहेगा, तो हीट तो जनरेट हो गया। तो ध्यान से सुन, हीट क्या होता है? आई स्क्वायर टी। अब ये अगर टाइम जीरो है ऑलमोस्ट, तो हीट कितना जनरेट होगा? जीरो। ये 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर सेकेंड में रीअरेंज हो जाता है, इतना फास्ट होता है। जो टाइम लगता है ना रीअरेंज होने में, वो 10⁻⁻⁶ के ऑर्डर का। समझ में आया? रीअरेंजमेंट का जो टाइम। कोई दिक्कत? चल अब कुछ पॉइंट्स लिखते जाएंगे और उनको लॉजिकली समझते जाएंगे, ठीक है? मान लो बाहर Q चार्ज रख देते हैं और एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये न्यूट्रल था पहले, लेकिन अब इसको एक चार्ज हम ऊपर से दे दिए। कितना चार्ज दे दिए? मान लो Q चार्ज दे दिए, ठीक है? Q चार्ज और वहां Q चार्ज, ठीक है? अब ये चार्जेज अपने आप को तो ऐसे रीअरेंज करेगा ही कि नेट फील्ड जीरो हो जाए, ठीक है? तो मान लेते हैं ये Q चार्ज है, यहां कुछ चार्ज जमा हो गया -Q डैश। कितना? -Q डैश। अच्छा, इस कंडक्टर पे टोटल चार्ज कितना है? स्मॉल q। तो यहां कितना चार्ज बचेगा? ठीक है? मेरा कहना है, ध्यान से सुनना, मेरा कहना है पहला पॉइंट कि ये जो भी चार्ज सेपरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है, या जो एक्सेस चार्ज दिए हैं, वो कभी भी कंडक्टर के कोर में नहीं जाएगा, वो हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे ही रहेगा। इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुनो। जो भी चार्ज अपीयर हो रहा है, that will appear only on the surface of the conductor. That means core of the conductor will remain neutral. चार्जलेस नहीं, न्यूट्रल। जो भी चार्ज आएगा वो सरफेस पे आएगा, अंदर में कहीं भी नहीं आएगा, है ना? तो all the excess charge will reside on the surface of the conductor and core of the conductor will remain neutral। ठीक है? लिखो पहला पॉइंट। all charges must reside। पहला पॉइंट क्या है? all charges must reside on the surface of the conductor, on the surface of the conductor। हम एक ही सवाल में बहुत सारा ले लिए है ना। लोग पहले क्या करते हैं, कंडक्टर लेते हैं बिना किसी चार्ज के, फिर कंडक्टर लेते हैं विथ चार्ज, है ना, फिर कंडक्टर बाहर से फिर लगाते हैं। तो हम उतना नहीं कर रहे, हम एक में ही सारा ले रहे हैं, ठीक है? तो इसमें देखो एक्सटर्नल फील्ड भी हो गया। एक्सटर्नल फील्ड कैसे हो गया? तो इसके कारण, और कंडक्टर पे चार्ज भी दे दिए, तो दोनों एक साथ आ रहा, ठीक है? बस इसमें कंडक्टर में कैविटी वाला पार्ट छोड़ रहा है, वो बाद में करेंगे, ठीक है? तो बोले ऑल चार्जेस विल रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, दैट मीन्स कोर ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल। कोर का मतलब क्या होता है? सरफेस छोड़ के बाकी सारा हिस्सा, ठीक है? कोर ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल, कोर ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल। अब इसको प्रूफ कर देते हैं लॉजिकली। कहीं पे भी एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लो, हमको प्रूफ करना है कि ये न्यूट्रल है, मतलब इसके अंदर नेट चार्ज क्या है? जीरो। तो कहीं पे भी अपनी मर्जी से एक छोटा सा गॉसियन सरफेस ले लो, ठीक है?
अच्छा, कंडक्टर के अंदर में फील्ड कितना होगा? 0। ये तो प्रूफ कर चुका है ऑलरेडी, इसी पे तो पूरी कहानी है ना। तो जब इस गॉसियन सरफेस के थ्रू फ्लक्स लिखोगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, हम कंडक्टर के कोर में गॉसियन सरफेस ले रहे हैं ना, तो हर जगह फील्ड तो 0 है। तो E डॉट डी ए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 0। और ये किसके बराबर होता है ना, मतलब Q मस्ट बी 0, Q इन मस्ट बी 0, Q इन मस्ट बी 0, और तो कोई तरीका नहीं। अरे Q इन तो 0 होना पड़ेगा मेरे भाई। तो यहां से प्रूफ हो गया कि सारा का सारा चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे जाएगा, और कोर ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल। अच्छा, यहां पे एक मिस्टेक भी आपको बता देते हैं, इसमें नहीं, वो जो अभी प्रूफ किए थे ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, कुछ लोग उसको गॉस लॉ से भी प्रूफ कर देते हैं, जो कि गलत है। वो कैसे प्रूफ कर देते हैं, ध्यान से सुनो। वो बोलते हैं देख भाई ये कंडक्टर है, अरे ये कंडक्टर है, गॉसियन सरफेस बना देते हैं, बोलते हैं इसमें नेट चार्ज क्या होगा? 0 होगा। तो नेट फ्लक्स क्या होगा? 0 होगा। तो बोलते हैं कि E डॉट डी ए क्या होगा? 0 होगा। दैट मीन्स E क्या होगा? 0 होगा। हम आपको तब भी बताए थे E डॉट डी ए 0 होने का मतलब E का 0 होना नहीं है, हो सकता कहीं E डॉट डी ए प्लस में हो, कहीं पे E डॉट डी ए माइनस में हो, है ना, समझ में आया? तो उसको कोई गॉस लॉ से मत प्रूफ करना कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज 0 का प्रूफ क्या होता है, तो बोल दोगे गॉस लॉ, गलत। समझ में आया? हाँ ये सही है। तो यहाँ पर जो सरफेस पे चार्ज है उसके कारण यहाँ पर फील्ड नहीं आ सकता है। होगा, फील्ड होगा, अंदर में फील्ड हो रहा है। फील्ड होगा, ठीक है मान लेते। सरफेस पे जो चार्ज है वो अंदर में फील्ड जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन बाहर वाला चार्ज उस फील्ड को कैंसिल कर रहा होगा। नेट फील्ड को 0 होना पड़ेगा। कोर ऑफ द मैटर यही था कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब कोई भी एक्सटर्नल पावर सोर्स नहीं है, तो हमेशा अंदर में नेट फील्ड क्या बनना पड़ेगा? 0, ठीक है। तो इस क्यू के कारण यहाँ पे कुछ फील्ड होगा, मान लो ऐसे, तो ये सब मिलके इधर फील्ड बना रहा होगा कुछ इक्वल एंड अपोजिट, तभी कैंसिल हो रहा होगा। चाहे जो हो जाए, चार्ज ऐसे रीअरेंज करेगा अपने आप को कि फील्ड को 0 कर देगा, ताकि नेट फोर्स 0 हो, ठीक है। और हम तो ई नेट की बात करते हैं ना, जब भी फ्लक्स में बात करते हो दैट इज ई नेट ऑन द गॉसियन सरफेस, बाहर वाले अंदर वाले की बात ही नहीं करते, हम तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, और वो तो 0 है भाई। कंडक्टर है और किसी भी पावर सोर्स से कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें उसके मटेरियल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होना पड़ेगा। यही तो मेन फंड है, यहीं से तो कहानी शुरू किए थे, इसी पे तो पहला आधा घंटा बिताए हम, है ना। समझ में आया? पक्का? तो सारा का सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस पे जाएगा। कोर ऑफ द कंडक्टर विल रिमेन न्यूट्रल। यहां तक में किसी को कोई परेशानी? ठीक है। अगला पॉइंट, चल रहा है? ठीक। अगला पॉइंट, surface of the conductor and core of the conductor will be equipotential. Surface of the conductor and core of the conductor will be equipotential. कोई प्रूफ कर सकता है इसको? इसी फिगर में हम बोल रहे हैं, इसी फिगर में कि सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड कोर ऑफ द कंडक्टर इज, अच्छा यहाँ पे ये माइनस चार्ज है, ये हम अंदर की तरफ दिखाएं, ये मत सोचना ये अंदर है कोर में, ये बिल्कुल सरफेस पे है, आउटर सरफेस पे, ठीक है। तो हम बोले सरफेस ऑफ द कंडक्टर एंड कोर ऑफ द कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल। ये नहीं बोल रहे कि 0 पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल मतलब हर जगह पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो कि देखो चूंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो 2 पॉइंट ले लेते हैं 1 एंड 2, और एक पाथ ऐसा कंसिडर कर लेते हैं
ठीक है, पाथ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो आप याद करो ये फॉर्मूला डीवी, सॉरी जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेन ये था डेफिनेशन, ई डॉट डी एल, अरे होगा, तो डीवी को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस ई डॉट डी एल हर जगह 0 0 0 0 0, तो डीवी क्या आ गया 0, दैट मीन्स पोटेंशियल ऑफ 1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ 2। तो पूरा का पूरा जो कोर होगा वो कैसा होगा, इक्वी पोटेंशियल होगा, कंडक्टर का पूरा कोर इक्वी पोटेंशियल होगा। वैसे सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल होगा, कैसे, सरफेस को भी प्रूफ कर दो, सरफेस पे एक पॉइंट ले लो 1 और दूसरा पॉइंट ले लो 2 और ये अंदर से एक पाथ ऐसा बना दो, अंदर हर जगह फील्ड 0 है, तो फिर चलोगे तो ई डॉट डी एल क्या आएगा, अरे पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है ना, तो हम अंदर से पाथ चूज किए क्योंकि हमको अंदर फील्ड पता है आसानी से, बाहर फील्ड लिखना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बाहर इन चार्जेस के कारण भी फील्ड आएगा और इसके कारण भी फील्ड आएगा, तो बाहर फील्ड लिखना मुश्किल है, इसलिए बाहर पाथ नहीं चूज किए। लेकिन अंदर हमको पता है कि फील्ड 0 है तो हम पाथ अंदर बना लिए, आएगा 0 ही, अपने आप कैसे ना कैसे कैंसिल आउट होगा, कहीं पे ई डॉट डी एल पॉजिटिव आएगा, कहीं ई डॉट डी एल निगेटिव आएगा, होना तो बाहर भी पड़ेगा। तो कोई बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे दे दे कि बना दे और यहां से लिख दे बताओ इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अब कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, सीधा पता 0 है ना। कोई बोल दे कि कैलकुलेट करो ई डॉट डी एल यहां से तो मरने मत लगना, समझ में आया। सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल होगा और कंडक्टर का कोर भी इक्वी पोटेंशियल होगा। तो आज यहीं छोड़ते हैं, ठीक है, बहुत सारा पॉइंट लिखाए हैं, ठीक है। कंडक्टर वाला वहाँ जहाँ ये बताए हैं उस पार्ट को फिर से एक बार देख लेना, ठीक है, एक बार या 2 बार, 10-15 मिनट का जो पार्ट है वो फिर से देख लेना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, अगर कुछ कन्फ्यूजन और रह रहा तो शायद थोड़ा और अच्छा लगे, ठीक है। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछिए पहले, ठीक है, मस्त एकदम चकाचक।